नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं राजस्थान पीटीआई ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, आरपीएससी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की महत्वपूर्ण वीडियो यानी कि राजस्थान पीटीआई ग्रेड सेकेंड 2011 ओल्ड क्वेश्चन पेपर की महत्वपूर्ण वीडियो लेके हम आपके लिए एक बार फिर आ गए हैं। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और आपको पता है कि इन दिनों हमारे चैनल पे आपको राजस्थान एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पीटीआई ग्रेड 2011 ओल्ड क्वेश्चन पेपर की महत्वपूर्ण सीरीज। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग दैट physical education is the sum of man's physical activities selected as to kind and conducted as to outcome। यानी कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है। यह किसका कथन है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, J.F. विलियम्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? एंड सभी को पता है मनुष्य का सर्वांगीण विकास यानी कि ऑलराउंड यानी कि होलसम डेवलपमेंट ऑफ अ मैन, wholesome development of personality is the main objective of physical education। sound mind in sound body was propounded by। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है लेकिन विवादित क्वेश्चन है क्योंकि यूपी बोर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पूरे तरीके से अरस्तु को माना जाता है और जो DSSB एग्जाम है उसमें इसका जो आंसर है वो प्लेटो को माना जाता है। तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल्स यूज्ड इन यानी कि हैमस्ट्रिंग मांसपेशी का प्रयोग किस में होता है मुख्य रूप से? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, हैमस्ट्रिंग मसल इज यूज्ड फॉर नी एक्सटेंशन। ओके, नी को फैलाने में एवं यहाँ पे घुटने को मोड़ने में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। सॉरी, नी फ्लेक्शन का मतलब होता है घुटने को मोड़ने में, सॉरी घुटने को मोड़ने में यानी नी फ्लेक्शन में इसका रोल होता है। एंड एक्सटेंशन ऑफ थाई यानी कि जांघ को फैलाने में या इसके एक्सटेंशन में, लेकिन घुटनों को मोड़ने में यानी कि नी फ्लेक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। सॉरी फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मेक्स द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्ट्रांग? तो शारीरिक शिक्षा के आधारभूत को जो शक्ति प्रदान करते हैं वो है वैज्ञानिक तथ्य। पहले भी हमने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है। फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी टू, एंड सभी को पता है, कैरी आउट डेली टास्क यानी कि दैनिक कार्य करने की क्षमता को फिजिकल फिटनेस के नाम से जाना जाता है। द मेन पोस्चरल डिफॉर्मिटी अमॉन्ग यंग गर्ल्स इज यानी कि लड़कियों में मुख्य शारीरिक विकलांगता आमतौर पर होती है काइफोसिस। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। काइफोसिस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ काइफोसिस? तो काइफोसिस यानी इसे कुबड़ापन, हंचबैक, देन हंचबैक, हम्प बैक, राउंड बैक, अपर बैक के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार करते हुए चलिएगा। द कॉजेज ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज और पोस्चरल डिफेक्ट इज, तो जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी के मेन जो रीजन होते हैं वो क्या होता है? तो ये माल न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डिफॉर्मिटी में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अनदर यानी कि जो एक विकृति दूसरे विकृति के विकास का कारण होती है। अतः नॉक नीज का कारण निम्न में से कौन सी विकृति होती है यानी डिफॉर्मिटी होती है? तो ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेम्पोलिन इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स यानी ट्रेम्पोलिन किस खेल से संबंधित है? सभी को पता है जिम्नास्टिक से इसका संबंध है। नेक्स्ट, from the viewpoint of sociology, which of the following factor is the most important one in development of human personality? यानी कि समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से कौन सा कारक मानव व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, कल्चर मीन्स संस्कृति। द एक्सेस अराउंड विच अ मूवमेंट टेक प्लेस इज ऑलवेज, एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, एट राइट एंगल टू द प्लेन यानी कि किसी प्रक्रिया का जो दूरी यानी कि जो एक्सिस होता है वो सदैव किधर होता है? तो राइट एंगल टू द प्लेन यानी प्लेन के राइट एंगल पे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ लीवर इज मोस्ट इफेक्टिव इन स्पोर्ट्स मूवमेंट? एंड बात की जा रही है थर्ड क्लास लीवर की, जो कि
खेल में सबसे ज़्यादा, खेल कूद में सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। और हमारे बॉडी में भी जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं लिवर, वो कौन से होते हैं? तो क्लास 3 लिवर ही होते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड, एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्सलेरेशन, यानी कि त्वरण के नियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, आप सभी को पता है। रेजिंग ऑफ बॉडी ऑन टोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पैर की उंगलियों पर शरीर को उठाना किस बात का उदाहरण होता है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सेकेंड क्लास लिवर। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 3 टाइप्स के लिवर होते हैं। आपको पता है फिजिकल एजुकेशन में, बायोमैकेनिक्स में जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो जो पहला होता है वो होता है FAR, जिसमें देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जो फलक्रम होता है वो बीच में होता है। दूसरा होता है आपका ARF, सेकेंड क्लास लिवर, जिसमें कि आपका रेसिस्टेंस बीच में होता है। और थर्ड होता है आपका RFA, यानी कि जिसमें फोर्स बीच में होता है। तो ये ट्रिक है आपको तीनों क्लास के लिवर याद करने की। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी इज, और खेलों की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद कौन सा होता है? क्रायोथेरेपी। एंड जो थंब ऑफ मेडिसिन या थंब ऑफ ट्रीटमेंट के नाम से जिसे जाना जाता है, वो टर्म कौन सा है वो भी आपको हम बताते हुए चलते हैं। प्राइस की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिहैबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इज डन यूजिंग, यानी कि खेलों में पुनर्वास क्या प्रयोग करने से होता है? एंड करेक्टिव आंसर इज करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्टिव एक्सरसाइज करने से खेलों में पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इज डन। फ्लैट बैक इज कनेक्टेड विथ, और फ्लैट बैक का संबंध देखिए किससे होता है? तो लंबर रीजन इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि डिफॉर्मिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो मेन डिफॉर्मिटीज होती हैं वो क्या है? देखिए, काइफोसिस, यानी कि एबनॉर्मल एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज नोन एज काइफोसिस। देन लॉर्डोसिस क्या होता है? तो एक्सेसिव इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज नोन एज लॉर्डोसिस। लेकिन इस क्वेश्चन में बात की गई है फ्लैट बैक की, जो कि हम आपको बता दें कि फ्लैट बैक क्या होता है। तो इट इज अ कंडीशन इन विच द नॉर्मल कर्व इन योर लोअर स्पाइन इज रिड्यूस्ड और absent. So this is related to lumbar region. Okay friends, next question. Stress fracture is common among, और जो दबाव से हड्डी का टूटना होता है वो किसमें मुख्यतः होता है? तो नौजवान बच्चों यानी कि यंग चिल्ड्रन में ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। What type of first aid should be given to a person suffering from हीट स्ट्रोक, यानी कि गर्मी लू से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का प्राथमिक उपचार देना चाहिए? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, पीड़ित व्यक्ति को ठंडे स्थान पर लेटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इफ देयर इज नो चेंज इन साइज ऑफ मसल, यानी कि किसी भी प्रकार का मसल की लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है तो उसे हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, और बात की जा रही है सबसे लंबी मसल की, लॉन्गेस्ट मसल दैट इज सार्टोरियस, इसे सार्टोरियस या टेलर्स मसल के नाम से भी जाना जाता है। और जो सबसे बड़ी मसल होती है वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। ट्राइसेप्स इज चीफली एसोसिएटेड विथ, तो ट्राइसेप्स मसल्स का मुख्य कार्य हमारे बॉडी में क्या होता है? तो एल्बो एक्सटेंशन, और जो एल्बो फ्लेक्शन होता है वो किसका होता है? तो वो बाइसेप्स मसल का काम होता है। द मसल विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी इज, और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ह्यूमन बॉडी में होती है, यहाँ पे सबसे मजबूत की बात की जा रही है, वो कौन सी है? देखिए, तो इसका जो आंसर है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि दिए हुए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर, क्योंकि जो सबसे मजबूत मसल होती है हमारे बॉडी की वो जबड़े की मसल होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सोलियस मसल इज लोकेटेड इन, और बात की जा रही है सोलियस मसल की, तो आप सभी को पता है पांव के निचले भाग में, यानी कि सोलियस मसल के बारे में आपको बता दें कि इट लाइज बीनीथ द गैस्ट्रोक्नोमियस मसल। ये पैर के जो टिबिया एंड फ्यूबुला जो होती है, आपको बता दें टिबिया एंड फ्यूबुला से एराइज होते हुए, यानी कि अपर पोर्शन से एराइज होते हुए आती हैं और ज्वाइंट करती हैं गैस्ट्रोक्नोमियस मसल से, और एचेलिस टेंडिनाइटिस तक ये नीचे जुड़ी होती हैं। तो ये सोलियस मसल की लोकेशन होती है।
Now see friends, one most important question is there in the screen that biceps femoris muscles is the primer mover of, यानी कि biceps femoris muscles किसके मूवमेंट में मेनली हेल्प करती हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज हियर दैट की जो बाइसेप्स मसल्स होती हैं वो हमारे एल्बो फ्लेक्शन में और ट्राइसेप्स मसल्स जो होती हैं वो एल्बो एक्सटेंशन में हेल्प करती है। यहाँ पे बात की जा रही है बाइसेप्स फेमोरिस मसल की, तो इनका जो मुख्य काम होता है वो हम आपको बता देते हैं, दैट इज नी फ्लेक्शन। किसकी बात की जा रही है? नी फ्लेक्शन में ये हेल्प करती हैं। बाइसेप्स फेमोरिस अलाउज फॉर नी फ्लेक्शन एंड लोअर लेग एक्सटर्नल रोटेशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट पोस्चर इज एन इंडेक्स ऑफ, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, पर्सनालिटी। आप सभी को पता है द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस आर, और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करते हैं? तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल फिटनेस। थेरेप्यूटिक मूवमेंट आर ऑल्सो नोन एज, यानी कि चिकित्सा संबंधी गतिविधियों को इस रूप में भी जाना जाता है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, मेडिकल जिम्नास्टिक के रूप में इन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट, मोस्ट मसल्स दैट मूव द हिप जॉइंट ओरिजिनेट फ्रॉम द, ज्यादातर मांसपेशियां जो कूल्हे के जोड़ को गति प्रदान करती हैं उनका ओरिजिन किधर से होता है, कहां से होता है, किस पार्ट से? तो पेल्विस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक इज, और स्टैंडर्ड जो एथलेटिक ट्रैक का मेजरमेंट होता है वो है 400 मीटर ट्रैक, और 400 मीटर ट्रैक की जो आपको बता दें चौड़ाई होती है वो होती है 1.22 मीटर, और जो लाइंस की चौड़ाई होती है ट्रैक में वो होती है 5 सेंटीमीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। डेकाथलॉन कंसिस्ट ऑफ, डेकाथलॉन एंड हेप्टाथलॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट शामिल होते हैं डेकाथलॉन में। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से इवेंट हैं। तो 100 मीटर स्प्रिंट, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप एंड 400 मीटर स्प्रिंट फर्स्ट डे इवेंट होते हैं डेकाथलॉन में, और 100 मीटर हर्डल्स, देन डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो एंड 1500 मीटर रेस जो होते हैं ये सेकेंड डे इवेंट होते हैं डेकाथलॉन में, यानी कि 5-5 इवेंट्स 2 दिन में आयोजित किए जाते हैं। टोटल 10 इवेंट इसमें शामिल होते हैं। कृष्णा पुनिया इज रिलेटेड टू एथलेटिक, यानी कि इनका संबंध डिस्कस थ्रो से है, आप सभी को पता है। वेट ऑफ डिस्कस फॉर मेन 2 किलोग्राम एंड फॉर वुमेन 1 किलोग्राम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सेलेक्टिंग द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज क्वालिटी, यानी कि खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान में रखने वाला फैक्टर जो है वो क्वालिटी होता है। सुशील कुमार इज रिलेटेड टू, सभी को पता है, रेसलिंग, यानी कि कुश्ती से इनका संबंध है, क्योंकि सुशील कुमार ही वो महान हस्ती हैं जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में सबसे पहले कुश्ती में भारत को, सॉरी नॉट सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले तो जो केडी जाधव थे उनको कुश्ती में पदक मिल चुका था, लेकिन जो ओलंपिक में 2 टाइम्स पदक हासिल करने वाले हैं, लगातार 2 बार पदक हासिल करने वाले हैं, वो सुशील कुमार हैं, जिन्हें 2008 बीजिंग में कांस्य पदक मिला था और 2012 लंदन ओलंपिक में इन्हें सिल्वर पदक यानी कि रजत पदक मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सुशील कुमार से रिलेटेड बन सकता है। हु इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? एंड ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर नहीं दिया है, हम आपको बता देते हैं। हु इज द करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो अनुराग ठाकुर की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफसाइड रूल रिलेटेड टू विच गेम, यानी कि ऑफसाइड नियम किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से इसका संबंध है। Which of the following is not a playing surface? AstroTurf is correct answer. Option number 2. Jawaharlal Nehru Cup is related to which game? Option number C is correct here. Hockey. Next, द्रोणाचार्य Award was constituted in the year. तो जो बेस्ट प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड है वो है द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि कोचेस को दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1985 से की गई थी। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन द ईयर, और बात की जा रही है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल की जिसका आयोजन 1896 एथेंस से किया गया था। द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एवरी, और ओलंपिक गेम्स का आयोजन हर चौथे वर्ष में किया जाता है, हर 4 साल में किया जाता है, आप सभी को पता है। द टर्म डबल फॉल्ट
इज रिलेटेड टू लॉन टेनिस, यानी कि टेनिस से डबल फॉल्ट शब्द का संबंध है। इन विच ओलंपिक्स वर गोल्ड मेडल फर्स्ट गिवन टू द विनर, और गोल्ड मेडल सबसे पहली बार ओलंपिक में किस ओलंपिक में दिए गए थे, तो बात की जा रही है 1908 लंदन ओलंपिक्स की। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात यहाँ पे की जा रही है कि जो ओलंपिक फ्लैग्स रिंग्स इंडिकेट, यानी कि जो ओलंपिक झंडे की रिंग होती हैं, जो आपको पता है वो क्या इंडिकेट करती हैं, तो ये दर्शाती हैं 5 महाद्वीपों को, और इन रिंग में जो रंग होते हैं और वो किस महाद्वीप को दर्शाते हैं, ये भी आपको यहाँ पे आंसर क्लियर होना चाहिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IOC लोकेटेड, और बात की जा रही है इंडियन ओलंपिक कमेटी, सॉरी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की, कि उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, आप सभी को पता है, और इसकी स्थापना की गई थी 1894 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके रिवीजन और प्रिपरेशन दोनों ही पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। व्हेन वर द वुमेन पार्टिसिपेंट्स फॉर्मली एडमिटेड इन ओलंपिक गेम्स, और बात की जा रही है कि सबसे पहले कब ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी हुई। पहली बार अगर बात की जाए तो पहली बार कब हुई थी, तो 1900 में सबसे पहली बार पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने जो है भाग लिया था। लेकिन इसका आंसर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर की में दिया हुआ है, स्टॉकहोम 1912 की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंटिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय येलो रिंग इन द ओलंपिक। आपको पता है कि जो येलो कलर की रिंग होती है वो एशिया महाद्वीप को दर्शाती है ओलंपिक झंडे में। अन्य रिंग्स भी किस महाद्वीप को दर्शाती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। द सेरेमोनियल ओलंपिक फ्लैग वॉज फर्स्ट यूज इन, यानी कि बात की जा रही है एंटवर्प 1920 ओलंपिक की, जिसमें पहली बार ओलंपिक ध्वज का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज मोस्ट रैपिड अप टू 3 ईयर्स, 3 वर्ष की आयु तक काफी तेजी से वृद्धि होती है। द ग्रोथ ऑफ फीमेल्स इज मोर रैपिड देन बॉयज इन, यानी कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में तीव्रता से वृद्धि किस ईयर में होती है, तो 13 से 19 साल यानी एडोलसेंस पीरियड की बात यहाँ पे की जा रही है। क्रोनोलॉजिकल एज, एज इन ईयर्स मंथ एंड डेज, यानी कि वर्ष महीने तथा दिन में उम्र की आयु को क्रोनोलॉजिकल एज के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू एस्थेनिक बॉडी टाइप, और बात की जा रही है क्रेस्मर के क्लासिफिकेशन की यहाँ पे, जिन्होंने 3 टाइप्स का बॉडी क्लासिफिकेशन बताया था, आपको पता है जो कि है उनमें से एक जो है एस्थेनिक टाइप है, तो उसमें से उसकी विशेषता क्या है, एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, जो है लीन शैलो चेस्टेड बॉडी इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, और जो दो और उन्होंने क्लासिफिकेशन बताए थे वो भी आपको पता होने चाहिए, तो वो थे एथलेटिक, पिकनिक, फिलोसोफर नोन एज द फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म, यानी कि आदर्शवाद के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है, और बात की जा रही है प्लेटो की, आप सभी को पता है। विच पीरियड इज नोन एज एपिक पीरियड इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि महाकाव्य काल के रूप में किसे जाना जाता है, एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि 1000 to 600 AD ईसा पूर्व, सॉरी BC इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज पेलेस्ट्रा फेमस फॉर, यानी कि एंशिएंट ग्रीस में जो पेलेस्ट्रा था वो किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये कुश्ती के विद्यालय के रूप में प्रसिद्ध था, एक व्यायामशाला थी, आप सभी को पता है। अखाड़ा इज रिलेटेड टू, अगेन कुश्ती से इसका संबंध है। नेक्स्ट, विच ऑफ द मोस्ट ऑफ द थ्योरीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर बेस्ड ऑन, यानी शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्न में से किस पर ज्यादा आधारित होते हैं, एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, यानी कि वैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1920, HC बक मद्रास चेन्नई, सिगमंड फ्रायड, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, साइकोलॉजी इज टॉट टू द स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन बिकॉज, और क्यों मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा के छात्रों को क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों, क्योंकि आपको बता दें करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ये सभी जो है
करेक्ट आंसर है यहाँ पे। या प्रदर्शन को बढ़ाती है, स्वभाव से संबंधित है, सीखने में सहायता करती है और खिलाड़ियों को उत्साहित करती है। तो ये सभी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ड्यू टू, और जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है इंडिविजुअल्स में वो हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होती है, आप सभी को पता है। फाइंड आउट विच इज नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग, यानी कि थॉर्नडाइक के जो सीखने के नियम दिए गए थे उनमें से कौन सा नहीं है, जो मुख्य नियम है उनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। लॉ ऑफ रिएक्शन इज नॉट अंडर द थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक। अचीवमेंट मोटिवेशन रिलेट्स टू नीड ऑफ पर्सन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि बात की जा रही है प्रशिक्षण में स्थानांतरण की। तो आप सभी को पता है कि यूज ऑफ ऑल लर्निंग फ्रॉम ओल्ड सिचुएशन टू अ न्यू सिचुएशन, यानी कि पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना ही ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। लर्निंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्किल इज कंसर्न विथ, एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, यानी कि शारीरिक कौशल को सीखने में कॉग्निटिव, मोटर, अफेक्टिव हर प्रकार से सीखना होता है। इमोशन इज डिफाइंड एज फीलिंग। ऑप्शन नंबर ए। विच लॉ ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। कौन सा है यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट, द यूज ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग डिपेंड्स अपॉन, विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है, तो ये स्किल ऑफ द टीचर पे निर्भर करता है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल स्किल, और अगर फिजिकल टीचर यानी फिजिकल टीचर की जो स्किल्स होती हैं उसके बारे में मेनली बताया जाए तो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की स्किल्स कैसे सीखी जा सकती हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लेसन, तो टीचर एक्सपीरियंस जो है इसमें काउंट नहीं होता है। अ सुपरवाइजर मस्ट पजेस द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि एक सुपरवाइजर में सभी गुण होने चाहिए एक्सेप्ट सेल्फिश, यानी कि स्वार्थी होने के अलावा। देन इन विच नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट लूजर टीम प्ले अगेन, यानी कि दोबारा खेलने का मौका पराजित टीम को किसमें मिलता है, तो डबल नॉकआउट टीम की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट, हाउ मेनी बाइज आर बाइज इन 11 टीम्स, अगर 11 टीम है तो कितने बाइज दी जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। इन द स्कूल, यानी कि पाठशाला में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को ख्याति प्रदान करने यानी कि पब्लिसिटी के लिए जो मेन प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो इंट्राम्यूलर प्रोग्राम्स की बात यहाँ पे की जा रही है। प्राइमरी फोकस ऑफ सुपरविजन मस्ट ऑलवेज बी, और जो पर्यवेक्षण का मौलिक केंद्र होता है वो हमेशा लर्निंग सिचुएशन पे होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट, इन फिजिकल एजुकेशन विच फैक्टर्स अफेक्ट टाइम टेबल, शारीरिक शिक्षा में समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ऑल ऑफ द करेक्ट आर द करेक्ट आंसर। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कितनी सघनता से खेलों में आप रुचि को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेमेंडसली हैज इंक्रीज्ड द जनरल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, and option number C is correct here, live reporting on radio and television, which are among is not the principle of sports training, और sports training का हिस्सा निम्न में से कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट। इसके अलावा प्रोग्रेशन ऑफ लोड, साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग, देन कंटिन्यूटी, ये सभी जो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स में आते हैं। नेक्स्ट, लोड इंटेंसिटी, यानी भार की जो दर होती है या तीव्रता होती है वो हमेशा भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होती है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड वॉल्यूम इज करेक्ट आंसर। ड्यूरेशन ऑफ माइक्रोसाइकिल, सबसे छोटे साइकिल की बात की जा रही है, एंड द करेक्ट आंसर, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ माइक्रोसाइकिल, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कुछ दिनों का होता है। आपको पता है कि माइक्रोसाइकिल की जो अवधि होती है वो कुछ दिनों की होती है, तो यहाँ पे हम 10 to 15 डेज भी लेके चलते हैं, क्योंकि एक महीने से कम का समय जो होता है, कुछ दिनों का समय जो है वो माइक्रो में आता है, फिर कुछ सप्ताहों यानी कि कुछ वीक्स, तो फ्रेंड्स आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे 2 to 3 डेज करेक्ट आंसर होगा। देखिए 83 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे 5 से 10 दिन भी हो सकता है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे यहाँ पे कि 5 से 10 दिन यानी कि 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक का जो समय होता है, सबसे कम ड्यूरेशन वो माइक्रोसाइकिल में आता है। फिर कुछ वीक्स का जो टाइम होता है वो मीजो साइकिल में आता है,
और फिर जो मंथ्स और फिर ईयर्स तक का जो ड्यूरेशन होता है ट्रेनिंग का, तो फिर वो मैक्रो साइकिल में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, सो सॉरी। एक्सप्लोजिव पावर इज मेजर्ड थ्रू, वर्टिकल जंप इज करेक्ट आंसर। मोटर स्किल्स आर लर्नड बेस्ट बाई, यानी कि गामक कौशल सीखने की जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है वो प्रैक्टिस है। मोटर क्वालिटीज आर द फाउंडेशन जोन ऑफ, यानी कि मोटर क्वालिटीज जो होती हैं वो किस पे आधारित होती हैं, एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, स्पोर्ट्स स्किल। ओके, नेक्स्ट बैलिस्टिक ट्रेनिंग का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे, लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी को विकसित करने की एक इंपॉर्टेंट जो मेथड होती है, ट्रेनिंग होती है, वो बैलिस्टिक ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ एरोबिक एक्टिविटीज, तो कौन सी एरोबिक एक्टिविटीज में नहीं आता है, सर्किट ट्रेनिंग। ओके, जिसमें यहाँ पे देखिए एरोबिक का मतलब होता है वो एक्सरसाइजेज, वो एक्टिविटीज जिनमें काफी देर तक ऑक्सीजन की जरूरत बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वार्मिंग अप सर्व्स टू, वार्मिंग अप का मेन जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, इंक्रीज इन बॉडी एंड मसल्स टेम्परेचर। नेक्स्ट, ताकि इंजरीज का खतरा जो है वो कम हो जाता है, इसलिए वार्मिंग अप बहुत जरूरी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज मेनली यूजेज इन रिक्रिएशन, और रिक्रिएशन में जो मुख्य रूप से एरोबिक एक्सरसाइजेज यूज होती हैं वो है रिदमिक एक्सरसाइजेज। ऑप्शन नंबर बी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, एंड द करेक्ट आंसर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी कि बात की जा रही है एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट स्टडी ऑफ द सेल्स, सभी को पता है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान इसे कहते हैं। स्टडी ऑफ बोन्स का मतलब तो ऑस्टियोलॉजी होता है, ये भी सबको पता है। स्टडी ऑफ मसल्स मतलब क्या होगा यहाँ पे देखिए, मसल्स यानी मायोलॉजी, आप सभी को पता है। फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स इन द बॉडी, यानी कि जो लंबी हड्डियां होती हैं वो किसके रूप में कार्य करती हैं, तो वो लिवर के रूप में कार्य करती हैं, ये भी सबको पता है। द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाई हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड, और बात की जा रही है कि एक मिनट में हार्ट के द्वारा कितना ब्लड पंप किया जाता है, सो दैट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। आप सभी को पता है कार्डियक आउटपुट की बात यहाँ पे की जा रही है, और कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ओके, दिस इज फॉर्मूला फॉर कार्डियक आउटपुट। द शोल्डर ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और शोल्डर ज्वाइंट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर ए, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। आप सभी को पता है साइनोवियल ज्वाइंट, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट की बात यहाँ पे की जा रही है। द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्कल आर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 22, यानी कि जो हमारे खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है वो 22 होती है। नी ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और नी ज्वाइंट जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, तो हिंज ज्वाइंट का एक एग्जाम्पल है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, विच मसल्स कंस्टिट्यूट 2/5 पार्ट ऑफ अवर बॉडी वेट, सो दिस इज ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। फ्रेंड्स, नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस इस सीरीज के हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके जरूर आएंगे। तो इसी तरह से हमारे चैनल में अपलोड किए जाने वाले वीडियोस को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।